हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7th की जो वर्कबुक है, कार्य पुस्तिका है, उसका पाठ 10 करेंगे। जीवों में श्वसन। जीव कैसे सांस लेते हैं, ये हमने चैप्टर पढ़ा था और इसमें हम उससे संबंधित कुछ समस्याएं हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हल करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, नाक से सांस लेने के बाद वायु किन किन अंगों से होकर फेफड़ों तक पहुंचती है। नीचे बने चित्र में सभी अंगों के नाम लिखो। तो ये यहाँ पर देखिए, ये जो है ये है नासा गुहा, नाक है, और ये फिर मुख है तो इसको मुख गुहा बोलते हैं। और यहाँ पर ये ग्रसनी है, उसके बाद ये श्वास नली है, और ये है पसलियाँ, जो ये हैं ये पसलियाँ हैं, और ये है फेफड़ा, और ये है डायाफ्राम। गतिविधि 1 है, आओ एक प्रयोग करें। हमें चाहिए इंच टेप, रिबन या सुतली। इंच टेप, रिबन, सुतली को अपने दोस्त की पीठ के पीछे से घुमाकर सीने तक लाइए। उसके सीने का नाप लो। सुतली के छोरों को हल्के से पकड़े रहो और अपने दोस्त से लंबी सांस लेने के कहो। इस बार भी उसकी छाती का नाप लो, मतलब छाती की नाप लेनी है। एक बार तो लंबी सांस खींचने से पहले और एक लंबी सांस खींचने के बाद उसकी छाती का माप लेना है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने पर सीने की नाप एक जैसी आती है? नहीं। जब सांस अंदर नहीं लेते तो माप कम आती है, और जब सांस लेते हैं तो उसके फेफड़ों में हवा भर जाती है तो छाती की नाप ज़्यादा आती है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया नहीं। किस समय सीने की माप ज़्यादा आती है? लंबी सांस लेने पर सीने की माप ज़्यादा आती है, क्योंकि सांस अंदर लेने पर पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, वह डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है, जिससे सीने की माप अधिक होती है। प्रश्न 3 है, तुम्हारी पाठ्यपुस्तक में प्रश्न संख्या 120 पर एक प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग के आधार पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर उन पर सही निशान लगाओ। प्रश्न ए है, जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को बाहर की तरफ खींचेंगे। तो ये प्रयोग में ये एक बोतल ली है और उसमें यहाँ नीचे यहाँ से कटी हुई है ये बोतल, और नीचे एक गुब्बारा या फिर रबड़ की झिल्ली लगा दी है। तो जब और यहाँ पर भी 2 गुब्बारे ऐसे बांध दिए हैं, ये वाई टाइप की ट्यूब ली है और यहाँ से बिल्कुल बंद कर दिया। तो जैसे इस गुब्बारों को नीचे खींचते हैं, यहाँ से इसके अंदर वायु चली जाती है, और जैसे गुब्बारे को ऊपर की तरफ धकेलते हैं तो ये वायु बाहर निकल जाती है, और ये जो गुब्बारे हैं ये दोनों पिचक जाते हैं। यहाँ पर ये भर जाते हैं और फूल जाते हैं, यहाँ पर ये पिचक जाते हैं। जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को बाहर की तरफ खींचेंगे तब क्या होगा? तो गुब्बारे फूल जाएंगे, क्योंकि ये बाहर की तरफ खींचा है तो ये गुब्बारे फूल गए हैं। इसके बाद है, जब हम बोतल में लगी रबड़ की झिल्ली को अंदर की तरफ दबाएंगे तब क्या होगा? तो गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। हमारे फेफड़े व डायाफ्राम भी गुब्बारे व रबड़ की झिल्ली की तरह ही कार्य करते हैं। जब उनमें हवा भरती है तो फैल जाते हैं, और जब उनमें से हवा निकलती है तो सिकुड़ जाते हैं। ये 2 चित्र दिखा रखे हैं, ये है सांस अंदर लेना और ये सांस बाहर छोड़ना। सांस अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको अंतःश्वसन बोला जाता है। सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वसन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक से ज़्यादा सही उत्तर हो सकते हैं, उन पर सही का निशान लगाओ। तो एक से ज़्यादा उत्तर सही हो सकते हैं, तो जो सही है उस पर सही निशान लगाना है। ए है, श्वसन क्रिया में डायाफ्राम जब नीचे की तरफ खींचता है। डायाफ्राम जब नीचे की तरफ जाता है तो हम चेक करते हैं, फेफड़ों में वायु बाहर निकल जाती है? नहीं, फेफड़ों में वायु भर जाती है। एक तो ये सही है, और छाती का आकार बढ़ जाता है, ये भी सही है। छाती का आकार कम हो जाता है, ये गलत है। तो इनमें ये 2 सही हैं। प्रश्न बे है, श्वसन क्रिया में डायाफ्राम जब अंदर की तरफ दबता है। यहाँ पर था जब बाहर की तरफ आता है, जब नीचे की तरफ खींचता है, और इसमें जब अंदर की तरफ दबता है तो क्या होता है? छाती का आकार बढ़ जाता है, गलत। फेफड़ों में वायु भर जाती है, गलत। फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है, ठीक है। और छाती का आकार कम हो जाता है। प्रश्न बे, जब हम सांस लेते हैं तब वायु को अंदर खींचते हैं, जिसे अंतःश्वसन कहते हैं। सांस लेना, जब सांस लेते हैं ना तो उसे अंतःश्वसन बोला जाता है, तथा वायु को बाहर छोड़ते हैं तो उसे उच्छ्वन या प्रस्वन कहते हैं। 1 मिनट में हम जितनी बार वायु को अंदर खींचते हैं और छोड़ते हैं उसे श्वसन दर कहते हैं। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसे बोलते हैं श्वसन दर। गतिविधि 2 है, आओ एक प्रयोग करें। अपने एक हाथ को अपने नाक के पास लाओ, दूसरे हाथ में सेकंड दिखाने वाली घड़ी लो। अब अगले 1 मिनट तक सांस लो और छोड़ो। प्रश्न 5 है, क्या तुम्हें अपने हाथ पर छोड़ी गई सांस महसूस हुई? हाँ, एक बार सांस लेना और छोड़ना मिलकर एक श्वसन
कहलाता है। मतलब एक बार सांस लेना और छोड़ना, ये एक सांस कहलाती है। जब तुम या तुम्हारे साथी एक बार सांस लें और छोड़ें तो उसको एक श्वसन गिनना है। तो ये सारिणी ब है। अब नीचे दी गई सारिणी को भरो। तो ये आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो ये लिख दिया 17 बार लेते हैं, और साथी 16 बार लेता है, और साथी नंबर 2 है ये भी 17 बार लेता है। एक सांस कब पूरा होता है, एक सांस लेता है और एक छोड़ता है। तो ये 17 बार सांस लेना और छोड़ना, ये 16 बार सांस लेना और छोड़ना, और ये भी सांस लेना और छोड़ना। तो एक बार सांस ली जाती है फिर छोड़ी जाती है, तो एक श्वसन मानी जाती है। क्या तुम बता सकते हो कि छोड़ी गई सांस कैसी है? तो छोड़ी गई सांस गर्म होती है। श्वसन क्रिया में ली गई वायु में से किस गैस का उपयोग हमारे शरीर में होता है? जब श्वसन क्रिया में सांस ली जाती है तो ऑक्सीजन का उपयोग हम करते हैं। प्रश्न 7 है, फेफड़ों में वह गैस शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचती है? गैस का विनिमय असंख्य छोटी छोटी पतली दीवारों वाली वायु पुटिकाओं में होता है। मतलब जो गैस होती है वो छोटी छोटी पतली दीवारों वाली वायु पुटिकाओं में भर जाती है, फिर यह रक्त में पहुंचाई जाती है और फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। ये चित्र दिखा रखे हैं, इसमें ये अखबार पढ़ रहा है, ये पहाड़ पर चढ़ रहा है, ये दौड़ रही है और ये सो रहा है। ऊपर बने चित्रों को देखकर बताओ कि किस किस परिस्थिति में श्वसन हो रहा है। तो सभी परिस्थितियों में श्वसन हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारी सांस रुक रही है। चाहे हम सोते हों चाहे हम बैठते हों, सांस हमेशा लेते रहते हैं। ये हमारी अनिच्छिक क्रिया है। अगर हमारी इच्छा भी नहीं कर रही तब भी सांस चलती रहती है, और सांस रुकती है तो ये समझ लो मर जाते हैं, तभी सांस रुकती, नहीं तो श्वसन हमेशा होता रहता है। तो ये सभी परिस्थितियों में सांस लेते हैं। किस किस की श्वसन दर अधिक होगी और क्यों? चित्र 2 और चित्र 3 में सांस श्वसन दर अधिक होगी। चित्र 2 ये है और ये चित्र 3 है। इसमें श्वसन दर अधिक होगी क्योंकि यहाँ पर ये बैठा है, इसमें इतनी जल्दी जल्दी सांस नहीं लेगा, और ये सो रहा है तो इसमें भी इतनी जल्दी सांस नहीं लेगा। 2 और 3 में श्वसन दर अधिक होगी, क्योंकि जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं या दौड़ते हैं तो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। प्रश्न 9 है, अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति। तो ये देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति लेते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने ये लिख दिया है। और दूसरे में है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो यहाँ पर हम अनुपस्थिति ले लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। इसके बाद ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब पेशियों में अगर ग्लूकोज होता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। ऊपर लिखी अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ घटित होती है? तो ये जो पहला है, पहली अभिक्रिया, जैसे ये वाली अभिक्रिया है, ये वायव्य श्वसन में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर सांस लेते हैं तो ये वाली अभिक्रिया घटित होती है। और वायु की अनुपस्थिति में अगर सांस लिया जाता है, जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट वायु की अनुपस्थिति में सांस लेता है तो ये वाली अभिक्रिया घटित होती है। और पेशियाँ जो होती है, पेशी कोशिकाएं जो श्वसन करती हैं तो ये वाली अभिक्रिया घटित होती है। प्रश्न 6, इन अभिक्रियाओं को O2 की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है? मतलब ऑक्सीजन अगर हो तब उपलब्धता, मतलब ऑक्सीजन हो या फिर ना हो, तो इन अभिक्रियाओं को ऑक्सीजन की उपलब्धता कैसे प्रभावित करती है? ग्लूकोज में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज में अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, मतलब पेशियों में, यहाँ पर आएगा पेशियों में, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। प्रश्न 10 है, सांस लेने में ली गई हवा व छोड़ी गई हवा दोनों ही एक जैसी होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है? यदि होता है तो अंतर बताओ। ली गई हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और ये ठंडी होती है। छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ये गर्म होती है। प्रश्न 11, कारण बताओ। अधिक व्यायाम कसरत करने में मांसपेशियों में ऐंठन क्यों हो जाती? जब आप कभी भी कोई परिक्रमा लगाते हैं या पहाड़ों पर चढ़ते हैं या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो मांसपेशियाँ अकड़ सी जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐंठन तब आती है जब पेशियाँ अवायवीय श्वसन करती हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, लेकिन इतनी जल्दी हमारी पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वे कुछ देर के लिए
अवायवीय श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक खंडन से लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन हमारी पेशियों में होता है, जिससे हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है। प्रश्न ब है, इसे दूर करने के क्या उपाय हैं? तो इसे दूर करने के लिए गर्म पानी से नहाना चाहिए या फिर शरीर की मालिश करवाना चाहिए। प्रश्न स है, यह उपाय किस तरह से मदद करते हैं? इससे शरीर में रक्त का संचरण बढ़ जाता है और पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन बढ़ने से लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है और लैक्टिक अम्ल के खत्म होने से मांसपेशियों में ऐंठन भी खत्म हो जाती है। प्रश्न 12, चूने के पानी में श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु प्रवाहित करने पर क्या होता है? चूने का पानी लेंगे और उसमें अगर हम अपनी सांस छोड़ेंगे तो चूने का पानी दूध या कलर का हो जाता है, मतलब दूध जैसा रंग उसका हो जाता है। ब, ऐसा किस कारण होता है? अपने शिक्षक की मदद से लिखो। चूने का पानी, कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें ऐड होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि दूध या कलर का होता है। चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसका रंग दूधिया होता है। प्रश्न 13, तुम्हारे अनुसार पौधे भी श्वसन करते हैं या नहीं? पौधे श्वसन करते हैं। गतिविधि 3 है, अपने उत्तर की पुष्टि में निम्न प्रयोग द्वारा करके देखो। चित्रानुसार एक सेटअप तैयार कर लो। इस प्रयोग को 3-4 विद्यार्थियों के समूह में भी कर सकते हैं। तो ये हमने एक जो टेस्ट ट्यूब है उसमें चूने का पानी ले लिया है, यहाँ पर ले लिया है सिरका और खाने का सोडा, मतलब खाने का सोडा लेंगे उसमें सिरका डाल देंगे तो एक गैस निकलेगी, तो गैस यहाँ से निकलकर यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर। और जो ये टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने क्या लिया है? चूने का पानी लिया है। तो इसमें अगर गैस जाती है तो ये चूने का पानी जो होता है ये दूधिया हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है ये मैंने पहले ही बता दिया। जो चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसमें जब ये सिरका और खाने का सोडा जो होता है इनको मिक्स करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे कि चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। अब इस सेटअप को 3-4 घंटे के लिए छोड़ दो। 3-4 घंटे बाद बीकर में कीप वाली नली से पानी डालो, मतलब यहाँ पर ये तो खाने का सोडा और सिरका लिया है और थोड़ी देर बाद यहाँ से पानी डालना है। थोड़ी देर तक पानी डालने पर परख नली में भरे चूने का पानी के रंग में क्या परिवर्तन आता है? चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अपने अनुभव के आधार पर लिखो। तो बीकर में जो पानी डाला है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अपने निष्कर्ष की पुष्टि किस प्रकार करोगे? क्योंकि यहाँ पर आएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी ये दूधिया रंग का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CaOH2 और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड की बनने की पुष्टि करने का एक अच्छा तरीका होता है कि चूने का पानी लेते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है या नहीं बनी है, तो हम चूने का पानी लेते हैं और चूने का पानी में कोई भी गैस मिक्स करके देखते हैं। अगर चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है तो यह प्रूव हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनी है। तो यहाँ पर जैसे इसमें पानी डाला है तो ये गैस बनी है और यहाँ पर गई है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मिली है और कैल्शियम कार्बोनेट बना है जिससे कि उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि सिरका और खाने का सोडा और उसमें थोड़ा पानी डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो यहाँ तक ये वाला पार्ट ख़त्म होता है और वीडियो भी ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।